करते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है, तंत्र है, तो हमारा परिवहन तंत्र, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में हमने देखा कि भोजन है वह एलिमेंट्री कैनाल मतलब मुख गुहा से शुरू होती है और एनस के रास्ते निकल जाती है, वहाँ से होता हुआ स्टमक में जाए, अमाशय में, अमाशय से फिर आंत में और आंत के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाती है शरीर से। तो आखिर हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल के पास ये जो फूड है वो कैसे पहुंचता है और ये जो एनर्जी है वो कैसे रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर और सेल के अंदर फूड चाहिए और फूड जाएगा कैसे। तो वहाँ पे मोस्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, प्रक्रम है, वो है हमारा परिवहन। अगर हम बात करें तो यह हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। इन दोनों की बात करें, दोनों में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, परिवहन जरूरी है। परिवहन या परिसंचरण तंत्र बोलते हैं इसको। परिवहन जैसे अगर प्लांट में ही देखें हम, तो मेनली प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दो चीज होता है। प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में प्रेजेंट है, वह न्यूट्रिएंट वाटर में घुलकर, पानी में घुलकर वह पौधे तक पहुंचती है जाइलम के द्वारा। उसके बाद जब पौधे की पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है तो भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों में, जहां पर उसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है और उस ऊर्जा का उपयोग पौधे अपने कार्यों को संपादित करने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें मनुष्य में, तो ह्यूमन में भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है और वो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, तो मुख्यतः अगर हम बात करते हैं परिवहन की, तो मनुष्य में परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन, या फिर गैसों का परिवहन, या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ है उनका परिवहन। इन सभी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक जिसको हम कहते हैं रुधिर। तो विभिन्न पदार्थों का परिवहन इस रुधिर के द्वारा होता है और जब हम बात करते हैं रुधिर को, तो इसको परिवहन करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कहीं से ना कहीं से तो एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, या कोई ना कोई तो ऐसा अंग होगा हमारे शरीर में जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो अगर उसकी बात हम कर लें तो हमारे शरीर में रुधिर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम हमारा पंपिंग अंग, जिसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, हमारा हार्ट। मतलब अगर हम कहें तो हार्ट है, हृदय है, यही रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए क्रिया विभव को उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया में या इस पोर्शन में हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेंगे हृदय के बारे में, और जस्ट आपके समक्ष हम हृदय के पिक्चर को पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा हृदय है। अगर हम बात करें, हमारा हार्ट है, और हार्ट की बात करते हैं तो हम जानते हैं बाहर से एक जो हमारा स्तर है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से घिरा होता है, इसके बीच में कुछ द्रव्य होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और अगर हम बात करें तो हार्ट है क्या? इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। इसका काम है रुधिर को शरीर के एक हिस्से से लेना और दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जस्ट लाइक अ पंप सेट, जो पंप सेट हमारे खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार का ये भी है जो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाता है। अगर हम बात करें हृदय की, तो हृदय की संरचना के बारे में यदि सबसे पहले बात करते हैं तो हृदय में हमारा 4 चैम्बर होता है, जिसे 4 कक्ष बोलते हैं, बेस्म बोलते हैं। वो अगर हम यहाँ भी देखें इसमें, तो 2 हमारा, एक ये पोर्शन और ये पोर्शन।
दो पोर्शन जो हमें दिख रहा है ऊपर का, इसे हम लोग इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, और सॉरी एट्रियम, आर्टरी मैंने कह दिया एट्रियम, और हिंदी में इसे आलिंद कहते हैं। दो आलिंद होता है, और ये जो नीचे हमें दिख रहा है ये दोनों क्या है, वेंट्रिकल या निलय, हिंदी में निलय कहते हैं। अब चूंकि हम बात करते हैं हृदय की, तो अब ये से दो चैम्बर, दो हमारा जो चैम्बर है उसे दो को आलिंद कहते हैं। जो बाईं तरफ है उसे हम लोग बायां आलिंद कहते हैं, और जो दाईं तरफ है उसे दायां आलिंद कहेंगे, दायां आलिंद, और ये बायां आलिंद। ठीक उसी प्रकार बायां निलय और दायां निलय, बायां निलय और इधर साइड हमारा दायां निलय। अब बात करते हैं दोनों निलय, दो निलय है और दो आलिंद है। तो जब दो आलिंद के बीच एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, या अंतरा आलिंद भित्ति, और दो निलय के बीच जो भित्ति पाई जाती है अंतरा निलय भित्ति कहते हैं उसे, अंतरा निलय भित्ति। अगर हम बात करें अंतरा आलिंद भित्ति, अंतरा निलय भित्ति, अब इसके बाद एक और होता है कि दोनों आलिंद और निलय के बीच यहां भी एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं अंतरा आलिंद निलय भित्ति। अब है कि दोनों आलिंद बटा हुआ है किसके द्वारा, अंतरा आलिंद भित्ति के द्वारा। अब एक आलिंद, एक तरफ का आलिंद और दूसरे तरफ का निलय अंतरा आलिंद निलय भित्ति के द्वारा बटा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसमें भी, तो इस वाले पिक्चर में यदि हम देखें, इस वाले पिक्चर में, तो यहां पर जो हमारा लेफ्ट साइड है बायां आलिंद, वहां पे हम देखते हैं कि यह आलिंद और निलय, बायां आलिंद बाएं निलय से बाइकस्पिड बल्ब, जिसे हम लोग कहते हैं मित्रल बल्ब भी कहते हैं, और इसे द्विदली कपाट बोलते हैं, द्विदली कपाट। अब बात करते हैं कपाट होता क्या है, कपाट का मतलब क्या है। यह क्या है, एक ही तरफ खुलेगा। अगर हम दरवाजे को देखते हैं तो एक तरफ खुलता है, ठीक ये कपाट हमारा वही है, एक ही तरफ खुलेगा, मतलब रुधिर को आलिंद से निलय में पहुंचाएगा। मतलब यहां देखें तो रुधिर हमारा आलिंद में है तो आलिंद से निलय में आएगा, लेकिन वापस यह निलय से आलिंद में नहीं जाएगा इस कपाट के कारण। इट इज जस्ट लाइक साइकिल का जो बल्ब होता है, ठीक उसी प्रकार का है कि हवा अंदर गई बाहर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जो बायां आलिंद है बाएं निलय से द्विदली कपाट के द्वारा घिरा हुआ है, सेपरेटेड है और कनेक्टेड कह सकते हैं उसको। और हमारा यहाँ पे जो दायां आलिंद है दाएं निलय से ट्राइकस्पिड बल्ब, त्रिदली कपाट, इसको देखें तो ये है त्रिदली कपाट, मतलब तीन नली वाला कपाट है। अब बातें आती है कि चलो ठीक है, ये जो दोनों है, दोनों आलिंद और दोनों निलय है, रीजन क्या है दो अलग अलग होने का। ये क्या करता है, दोनों से जो ब्लड हमारे बॉडी में है सेपरेटेड ब्लड फ्लो करता है। अगर हम बात करें तो बाएं पोर्शन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रुधिर का प्रवाह होता है, जबकि दाएं हिस्से से जो हमारा दायां भाग है, दायां आलिंद या दायां निलय, दोनों से अनऑक्सीकृत रक्त का प्रवाह होता है। अब बातें आती है कि जब रक्त का प्रवाह होगा तो कहीं से रक्त आएगा और कहीं को रक्त जाएगा, ये बात। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें, यहां पे हमारा बायां आलिंद है, यहां पर दो पल्मोनरी वेन जिसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। अब जैसे ही ये शब्द हमारा आ जाता है फुफ्फुस या पल्मोनरी, इट बिलोंग्स टू लंग्स, यह फेफड़े से संबंधित है। मतलब इसमें जो पल्मोनरी वेन है इसके द्वारा ऑक्सीकृत रक्त, इसके द्वारा ऑक्सीकृत रक्त हमारा बायां आलिंद में आता है। ठीक उसी समय अगर हम यहां देखें तो वेना कावा है ये, जिसको महाशिरा कहते हैं। इस वेना कावा के द्वारा अनऑक्सीकृत
रक्त, यह कहाँ आएगा? तो दाएं आलिंद में। अनऑक्सीकृत रक्त वेना कावा के द्वारा, ये सुपीरियर और ऊपरी हिस्से से, और ये इंफीरियर दोनों हिस्से से इस वाले हिस्से में जो हमारा दायां आलिंद है इसमें आता है अनऑक्सीकृत रक्त। अब ये अनऑक्सीकृत रक्त इसमें आया और यहां पर ये दोनों सेपरेटेड है, एक दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। अब है बातें आती है कि इन दोनों जगह पर रुधिर आया, भर गया, इसमें आया पल्मोनरी वेन के द्वारा जिसे हम लोग फुफ्फुस सिरा कहते हैं, और इसमें आया वेना कावा या महाशिरा के द्वारा। अब यहां पर आप इस वाले पिक्चर में देखिएगा, एक चीज यहां पे दिख रहा होगा आपको, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग SA नोड कहते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड। इस नोड के द्वारा अब जैसे ही रुधिर इन दोनों में भर गया, ये दोनों हिस्से में रुधिर भर गया, अब रुधिर भर गया तो यहां पर जो हमारा नोड है ये SA नोड, ये क्या करता है? क्रिया विभव उत्पन्न करता है, ताकि जो हमारा ऑरिकल है, दोनों एट्रियम है, इन दोनों एट्रियम में दोनों आलिंद में संकुचन हो, और ये जब संकुचन होगा तो रुधिर इसके द्वारा ऑक्सीकृत रुधिर बायां आलिंद से बाएं नीले में जाएगा और इसके द्वारा अनऑक्सीकृत रुधिर दायां आलिंद से दाएं नीले में जाएगा। अब जैसे ही हमारा रुधिर इसमें प्रवेश कर गया, अब फिर ये वाला पोर्शन फूलेगा, जो निलय हमारा है वह फूल जाएगा और बड़ा होगा। जैसे ही ये भर जाएगा, ब्लड इसमें जब रुधिर इन दोनों में भर जाता है तो यहां से जो क्रिया विभव उत्पन्न हुई थी वह क्रिया विभव आगे चलकर इसी हिस्से में मौजूद एक AB नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहां पहुंचता है और यहां से ये निकलता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस है और ये बाद में आगे चलकर पुरकेंजी फाइबर में बदल जाता है जो निलय की दीवार से लगा हुआ होता है। तो यहां से जो क्रिया विभव आया वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, विद्युतीय इंपल्स के रूप में यहां से इसमें आएगा और वह फिर इस निलय में प्रकुंचन करवाता है और यह फिर से इसमें प्रेशर पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रुधिर। अब बातें आती है कि जब यहां पे जब इन दोनों में कंस्ट्रिक्शन हुआ तो रुधिर आया इसमें, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रुधिर आया निलय में, यहां से आया रुधिर निलय में। अब जब निलय में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रुधिर कहां जाएगा? तो यहां से बाएं आलिंद में, बाएं निलय में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रकुंचन होगा, तो यहां से ऑर्टा है हमारा, जिसे कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, अगर हम बात कर लें महाधमनी की, तो इससे रुधिर महाधमनी में जाता है बाएं नीले से और वहां से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीकृत रक्त। ठीक उसी समय जब दाएं नीले में प्रकुंचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनी, अब इसके द्वारा रुधिर, जैसे ही यहां भी शब्द आ गया फुफ्फुस, पल्मोनरी मतलब लंग्स से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है? अनऑक्सीकृत रक्त को लंग्स में भेजता है ताकि वहां पर पुनः इसका ऑक्सीकरण हो जाए, यहां इसमें रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाए और हमारा काम हो जाए। ठीक इसी प्रकार हमारा स्ट्रक्चर भी हो गया और फंक्शंस। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहां पे देखें तो पाया जाता है भल्व, इस जगह पर भी भल्व पाया जाता है, सॉरी यहां नहीं, यहां पे, मतलब अगर हम देखें ऑर्टा जो निकल रहा है उस वाले पोर्शन पे, महाधमनी जहां से निकलती है निलय से, वहां पे भी सेमी लूनर अर्धचंद्राकार भल्व पाया जाता है 3, और ठीक उसी प्रकार पल्मोनरी आर्टरी भी जहां से निकलती है वहां पे भी 3 अर्धचंद्राकार भल्व पाया जाता है, जो रुधिर को एक बार यदि इसमें चला गया तो वापस इसमें आने से रोकता है और इसमें चला गया तो वापस इसमें आने से रोकता है। यही पूरा हमारा हृदय का क्रियाविधि है। हृदय की संरचना और क्रियाविधि दोनों को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारे शरीर में जो परिवहन होता है तो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस वो सब हम देखेंगे।
पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधे में बाष्पोत्सर्जन के किस भाग में से होता है? अगर हम बात करें बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन है क्या, तो इसका डेफिनेशन ही होता है पौधे की पत्तियों से जल का बाष्प के रूप में निष्कासन। मतलब पौधे की पत्तियों से जल का बाष्प के रूप में निष्कासन ही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहां पर हमारा आंसर ऑब्वियस है कि पत्ता हो जाएगा, तना होगा नहीं, फूल होगा नहीं, जड़ होगा नहीं, पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब मतलब अगर इसको कहें तो सिस्टोल भी कहते हैं, सिस्टोल है हमारा, या इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो ये होता है 120 mmHg। अगर सिस्टोल की बात कर लें तो 120 mmHg हमारा है, और रही बात 150 mmHg होता नहीं, अगर ये हो जाए 150 mmHg हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हमारा जो हृदय है उस स्थिति में धड़कना तेज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो ब्लड है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और उस स्थिति में ब्रेन हैमरेज वगैरह जो हमारे शरीर में पतली नसें हैं वो फट सकती है ज्यादा ब्लड प्रेशर होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अभी हमने जस्ट बताया 4, 2 आलिंद और 2 निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं? ये खुला परिसंचरण और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। अगर सिंपल बात कर ले, खुला परिसंचरण, जब रुधिर कोशिकाओं में प्रवाहित होता है, और बंद परिसंचरण की बात करेंगे जब रुधिर नलिकाओं में परिवाहित होता है। देखिए, रुधिर जब कोशिका में, सीधे कोशिका में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो जैसे कह सकते हैं झरना की तरह हमारे बॉडी में, अगर पूरे हमारे बॉडी के सेल हैं वहां पर रुधिर का प्रवाह उन कोशिकाओं में होता है खुले रूप में, तो उसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जब रुधिर किसी नलिका के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग बंद परिवहन तंत्र कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये हमारा आंसर बी, कॉकरोच। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, हमने शुरू में ही बताया। भोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होगा भाई? तो पादप के द्वारा। जल संवहन के लिए जाइलम है। रक्त का थक्का बनाने में, तो देखिए एक ही चीज है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो लाल रक्त कोशिका, इसका दूसरा नाम हमारा एरिथ्रोसाइट भी है, हिंदी में भी इसे एरिथ्रोसाइट ही कहते हैं। और दूसरा है श्वेत रक्त कणिका, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। और रक्त विषाणु, सॉरी विषाणु लिखा हुआ है, ये बिंबाणु होगा, बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए सभी को जानते हैं प्लेटलेट्स, तो आंसर में, ऑप्शन में रक्त बिंबाणु हो सकता है,
रुधिर प्लेटलेट्स पट्टिकाणु हो सकता है, रक्त पट्टिकाणु हो सकता है, या प्लेटलेट्स हो सकता है। तो तीनों होगा तो हमारा आंसर ये होगा, मतलब तीनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन, जैसे ही एक कोशिकीय है तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, किसके द्वारा होगा भाई? तो कोशिका होगी, कोशिका में कोशिका झिल्ली होगी, और तो जब झिल्ली होगी उसके द्वारा विभिन्न पदार्थ या जल का परिवहन। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि परासरण किसको कहेंगे, विसरण किसको कहते हैं? तो परासरण वह विधि है जिसके द्वारा जल के अणु किसी पारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो हमारा जो कोशिका झिल्ली है वह पारगम्य झिल्ली होती है, तो आंसर हमारा परासरण होगा। नेक्स्ट, और हाँ, विसरण की बात करें तो सीधे गैसों का परिवहन जो होता है विसरण के द्वारा होगा। अवशोषण, तो अवशोषण किसी भी चीज को अवशोषित करना, ऑब्जर्व करना, जैसे ही हम डाइजेस्ट किए भोजन का तो उसका अवशोषण। रसारोहण मतलब सैप के द्वारा, सेल सैप के द्वारा, मतलब एक में भर गया उससे दूसरे, जैसे अगर प्लांट में हम वाटर का ट्रांसपोर्ट करें तो सेल सैप के द्वारा एक में, एक कोशिका में भरा उससे दूसरी कोशिका में, ऐसे करके चलता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है भाई, तो जल संवहन के लिए अभी हमने बताया। और अगर बात करें ऑक्सीजन का वहन, तो ऑक्सीजन का वहन पौधों में नहीं होता, पौधों में यह सीधे गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब अगर हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। दिन के समय, रात्रि के समय यही उल्टा हो जाता है, पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, क्योंकि रात्रि के समय पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, जिसके कारण से इस ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है ना, जिसके कारण से, लेकिन ऑक्सीजन का तो उत्पादन नहीं होता, लेकिन पौधे को अपने कार्य को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसमें जब वो श्वसन की क्रिया करता है तो जो CO2 हमारा रिलीज होता है वही CO2 बाहर निकलता है, और उसमें उस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन वो बाहर से लेता है रात्रि के समय। यहाँ पे हमारा जल का संवहन करेगा जाइलम, ऑक्सीजन का वहन होता नहीं है, एक्सचेंज होता है। अमीनो अम्ल का वहन, भोजन का अमीनो अम्ल जमा रहेगा भाई प्रोटीन के रूप में, भोजन का पाचन ये भी नहीं होना है। अब अगर हम कहें पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो भाई रंध्र में, रंध्र के द्वारा। इसको हमने पहले चैप्टर में भी देखा था। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पेय किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है, अभी शुरू में ही हमने बताया। तो भाई फेफड़े के द्वारा, निलय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन मिलाया जाता है। और अगर कहें आलिंद और निलय ये दोनों, तो ये आंसर हमारा कुछ हद तक सही नहीं होगा, लेकिन चलिए हम ये मान सकते हैं इसको, इसमें ये हमारा आंसर इन सभी, ये सभी हो जाएगा इनमें से, क्योंकि फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन मिलाया जाता है रुधिर में, जबकि पंपिंग में यह कोई विशेष मदद नहीं करता। पंपिंग ऑर्गन ये है नहीं, फेफड़ा हमारा पंपिंग ऑर्गन नहीं है। अगर आपको ऑप्शन आए हृदय तो हृदय मारेंगे, आलिंद निलय तो इन दोनों के द्वारा होता है, और जनरली निलय के द्वारा। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारे इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर है, उसका प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर किस पीएच परास के ऊपर सही से कार्य करता है? एक सेकेंड, ये हमारे हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो जनरली ये जो है बेसिक, मीडियम में, और हमारा 7 से 7.8 हल्का बेसिक,
इसको कहेंगे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का में मदद करता है? तो अब जैसे प्लेटलेट्स अभी हमने बताया, इसी को रक्त पट्टिकाणु भी कहेंगे, रक्त बिंबाणु भी कहेंगे, या प्लेटलेट्स भी कहेंगे। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है? तो भाई हेमोग्लोबिन, फाइब्रिन के कारण रक्त, और थ्रोम्बिन, ये दोनों जो हमारा है रुधिर को जमाने में मदद करता है, रुधिर का थक्का बनाने में। और ये सीरम किसको कहते हैं? जब हमारे रुधिर से इस जमने वाले एजेंट को निकाल दिया जाए या हमारे प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो उसे हम लोग सीरम कहते हैं। स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया में को कौन नियंत्रित करता है? तो खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। इसके बारे में हमने भी पढ़ा है। सहचर कोशिकाएं, यह फ्लोएम की कोशिका है। चालनी नलिका, यह भी फ्लोएम की कोशिका है। और मूल रूप हमारा जड़ में पाया जाता है, इसका काम है जल का अवशोषण करना। पौधे में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किस रूप में? तो जनरली अगर देखा जाए तो वहां पे स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो हम देखें तो इसका परिवहन ग्लूकोज बनता है और इसका परिवहन होगा हमारा, तो कह सकते हैं जनरली सुक्रोज के रूप में, या हमारा जो ग्लूकोज है तो होगा सुक्रोज के रूप में, इसका ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो हम देखें ये और ये दोनों, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, फ्लोएम और जाइलम दोनों। रक्त क्या है? हमने शुरू में ही बताया, यह एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव हृदय घिरा होता है, हमने इसको भी बताया पेरिकार्डियम के द्वारा बाहर से। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि, तो श्वेत रक्त कणिका अगर इसकी बात करें तो यह कोई विशेष इसकी अवधि भी होती नहीं, यह हमारे बॉडी में रहता है, बनते रहेगा। जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगा या कुछ होगा, हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के पैथोजेंस एंटर करते हैं, तो यह जनरली होगा। इसे किसी बुक में इसका विशेष देता नहीं, जनरली ये हमारा 10-12 से 20 दिन के आसपास हम इसका कह सकते हैं। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता? तो जितने भी हमारे आर्थ्रोपोडांस हैं उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण से उनका जो रुधिर है वह लाल नहीं होता। हमारा मक्खी आएगा। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हेमोग्लोबिन मतलब रुधिर में हीम आयरन की कमी, और आयरन की कमी से रोग होता है जिसे एनीमिया कहते हैं। मधुमेह हमने पहले भी पढ़ा है, यह हमारे जो पैनक्रिया है उसका फंक्शन जब कम हो जाता है तो मधुमेह रोग होता है। पीलिया, जब हमारा लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, या लीवर हमारा जब डिसऑर्डर होता है तो उसके कारण पीलिया होगा। फिर हमारा डायरिया है, तो इसमें हमारा जो आहार नाल है वह प्रभावित होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी हमारा ऑक्सीजन का वाहक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप का नियंत्रण यदि हम देखें तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? बाहरी भित्ति हमारी मोटी होती है इसकी।
सामान्य अनुशीतलन दाब, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन कह दें, तो यह कितना है, तो 80 mmHg। रक्त का रंग लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। अगर हम बात करें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो CO2 और H2O दोनों होता है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा हमारा, और ऊर्जा का तो उत्पादन होता ही है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। और ये हमारा जो तीनों है, ये डायलाइजर मशीन का पार्ट है। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। किसमें पाया जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाए हमारे। रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाता है। आज यहीं तक इस सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वह उत्सर्जन का होगा। तो अगली क्लास में फिर जब हम मिलेंगे तो उत्सर्जन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।